चतुर्थ दिवस में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के संसाधक डॉक्टर कृष्ण चंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सभी प्रतिभागियों के समक्ष आज के संसाधक महोदय का कुछ परिचय उपस्थापित कर रहा हूँ। डॉक्टर कृष्ण चंद्र शास्त्री जी मूल रूप से नगुरा जींद जिले के रहने वाले हैं। मूल निवास स्थान इनका नगुरा रहा है, जन्म स्थान। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रामराय से प्राप्त की। इसके बाद की शिक्षा इन्होंने श्री जयराम संस्कृत विद्यापीठ कुरुक्षेत्र से प्राप्त की। लगभग 10 वर्षों तक इन्होंने श्री जयराम संस्कृत विद्यापीठ एवं श्री लाला राम भगत संस्कृत महाविद्यालय नानोद में अध्यापन करवाया है। लाला राम भगत संस्कृत महाविद्यालय नानोद में इन्होंने प्राचार्य पद को भी अलंकृत किया है एवं वर्तमान में आचार्य जी दिल्ली सरकार के अंतर्गत संस्कृत आचार्य पद पर विराजमान है। जहां तक इनके शास्त्र ज्ञान की बात है तो आप ज्योतिष, कर्मकांड, धर्मशास्त्र एवं अन्य गुह्य विद्याओं के मर्मज्ञ विद्वान हैं। आपने इनसे संबंधित विभिन्न रचनाएं जैसे कर्मकांड मीमांसा, प्रतियोगिता चंद्रिका, ईशोपलब्धि, बाबा अग्निपुरी चालीसा, मेरे अद्भुत यंत्र मंत्र तंत्र प्रयोग, भगवान परशुराम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, संस्कृत साहित्य प्रतियोगिता चंद्रिका, शक्तिपीठ स्तोत्र, वैदिक सनातन कर्तव्य विधान आदि अनेक ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। आचार्य जी के बारे में मैं विशेष रूप से आपके समक्ष ये तथ्य भी रखना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ आचार्य जी का प्रवास रहता है वहां पर आचार्य जी ज्योतिष और विभिन्न विषयों से संबंधित कार्यशालाओं का भी समय समय पर आयोजन करते रहते हैं एवं हरियाणा प्रदेश के जो सर्वोच्च ज्योतिषियों में आचार्य जी का नाम आता है। तो ऐसे आचार्य कृष्णचंद्र शास्त्री जी का आज हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज इनके सानिध्य का हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। मैं आदरणीय आचार्य जी का इस आभासीय माध्यम से महाविद्यालय की तरफ से एवं समस्त प्रतिभागियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मैं आदरणीय आचार्य कृष्णचंद्र शास्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वे आभासीय मंच के माध्यम से आज के इस कक्षा को स्वीकार करें। आचार्य कृष्णचंद्र शास्त्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और मुझे बताएं कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है गुरुजी। चलिए बहुत बढ़िया जी। और सभी विद्वान साथियों को नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदना। और सभी जो जुड़े हैं आभासीय माध्यम से वो आभासीय ना मान करके ये माने कि प्रत्यक्ष जुड़े हैं हम, क्योंकि आपका अपना मंच है और ये मंच जिन्होंने दिया है, ये कार्यशाला आयोजित की है, उस समस्त टीम को और महाविद्यालय के स्टाफ को भी मैं बधाई देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम, क्योंकि समय का अभाव है, एक जगह जुड़ना, एक जगह रहना, व्यवस्थाएं कम हो पाती हैं, लेकिन इस माध्यम, हाँ नमो नमः, इस माध्यम से तो हम दूर बैठ करके भी महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिल सकते हैं और अपना अध्ययन आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस समस्त टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ऐसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित करते रहें। दूसरा ज्योतिष विषय है, विषय जो है ना काफी प्राचीन है और सभी को नमस्कार, कुछ परिचित हैं, कुछ अपरिचित होंगे, और इस सफर में बार बार मिले हैं, मिलते भी रहेंगे। तो सभी को अभिवादन, सभी को नमस्कार, सभी का नमस्कार स्वीकार भी करता हूं मैं, मैसेज के माध्यम से जो लिख रहे हैं उनको भी, और जो जुड़े हैं वो कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे एक बार, क्योंकि ये मंच बार बार नहीं मिलते। जो महत्वपूर्ण चीजें काम की लगे वो हम करते रहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कुंडली फलित जो है, फलित ज्योतिष हमारा विषय है। फलित
कैसे करें कुंडली के माध्यम से। तो इस विषय को आरंभ करता हूँ मैं। विषय प्राचीन इसलिए है कि सारी यूनिवर्सिटी में संस्कृत जहाँ भी है, ये विषय आज भी बड़े ही रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाया जाता है और ये प्रामाणिक विज्ञान है। वेद के 6 अंगों में ज्योतिष जो है ना, ज्योतिष की गिनती है ज्योतिषाम अयनम चक्षु। ज्योतिष के गणित और फलित दोनों नेत्र हैं और नेत्र जो हैं दूर दृष्टि रखते हैं, दूर भविष्य को देखना, वर्तमान को भी और बीते हुए जीवन को भी हम देख सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से। तो ये कोई छलावा नहीं है, ये विज्ञान है और विज्ञान को आज का विज्ञान भी बहुत अहमियत देता है, क्योंकि ग्रह गणित की जो गणना है, ज्योतिष की परीक्षा ग्रहण में होती है। ज्योतिषीय गणित की परीक्षा भी ग्रहण में होती है, ये सारे मानते हैं। नासा के जो वैज्ञानिक है वो तो 20, 30, 50 साल से ही सक्रिय हुए होंगे, लेकिन हमारे पास जो कैलकुलेशन वैदिक मैथ था, हमारा जो गणित था, गणित के आधार पर पंचांग गणित था, उसके आधार पर कब ग्रहण होगा, कब ग्रह राशि बदलेंगे, सब चीजें पहले से ही, शताब्दियों पहले ही प्राचीन पद्धति से हम सब जानते रहे हैं। तो इस विज्ञान को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। 1985 और 90 के आसपास लगभग 100 मुकदमे इसके खिलाफ दायर हुए थे और इसको झूठा साबित करने के लिए, लेकिन सौभाग्य यह रहा कि वो सब निरस्त हो गए, क्योंकि ये विषय वेद का एक अंग है और प्रामाणिक है अपने आप में। अब इसकी कुछ मर्यादाएं, कुछ नियम हैं, वो नियम समझने बहुत जरूरी हैं। कुंडली हमारे सामने आती है तो कुंडली का हम विश्लेषण कैसे करें और फलित ज्योतिष में महारत कैसे हासिल हो, ये जो है ना महत्वपूर्ण विषय है। फल में इतना अंतर क्यों रहता है? सुनील जी ने भी प्रश्न किया था कि गुरुजी कुछ योग ज्योतिष के आप जरूर लिखवाना। तो योग तभी काम करेंगे जब हमें आधार हमारा मजबूत हो, क्योंकि कोई आप किसी से कहें, किसी भाषा के जानकार से कि कुछ नाम आप लिखवा दीजिए, अब नाम जब विमला, कमला, पुष्पा, सुरेंद्र, नरेंद्र, कितने नाम आप याद करोगे? तो नाम याद करना जो है ना वो 2 नंबर का तरीका है। अच्छा कह रहा था कि हम वर्णमाला याद करें और नाम बनाना सीखें। तो इसलिए आज का जो ज्योतिष है, आज के जो ज्योतिषी हैं, वो शॉर्टकट यही चाहते हैं कि कुछ योग हमें मालूम हो जाए। तो योग परिपक्व कब होते हैं? जब हम बार बार अनुभव पे उनको परखते हैं। तो क्यों ना हमें वर्णमाला का बेसिक ज्ञान हो, आधार जो ज्योतिष के जो नियम हैं, उन नियमों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम योगों को रटेंगे, तो वो रट के भी वो योग सफल हो ना हो वो कोई जरूरी नहीं है। तो हम बेसिक जो चीजें हैं फलित की, उसके ऊपर विचार करेंगे। तो जो चीजें नोट करने की हैं आप सब नोट भी करते रहें। सबसे पहले तो कुंडली हमें बनाना आना चाहिए, और जिनको कुंडली बनाना नहीं भी आता, इस कार्यशाला में लगभग 50 के करीब साथी जुड़े हैं, तो वो चिंता ना करें कि हमें बिल्कुल, जो बिल्कुल जीरो पे हैं आज, वो भी इस कार्यशाला से कुछ न कुछ लेके जाएंगे। तो जिनको कुंडली बनाना नहीं आता, आज ऐप आए हुए हैं मार्केट में। ऐप के माध्यम से आप किसी भी साथी से 2 मिनट लगते हैं, डेट ऑफ बर्थ और टाइम हम और बर्थ प्लेस डालेंगे तो कुंडली आपके सामने तैयार हो जाएगी। और कैलकुलेशन इतनी बढ़िया है कि पेन से, हाथ से हम कुंडली बनाएंगे तो गणित में कुछ गणितीय त्रुटि हो सकती है कैलकुलेशन में, या ध्यान ना रहने के कारण। लेकिन अच्छे जो ऐप हैं वो आए हुए हैं, वहां यदि टाइम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम बर्थ प्लेस सही डाल दिया जाए तो कोई त्रुटि नहीं होती, जन्म कुंडली बन करके तुरंत तैयार हो जाती है। लेकिन जन्म कुंडली की एक एक चीज हमें समझ में भी आनी चाहिए। ये है बेसिक आधार। कुंडली तो बन गई, अब कुंडली की के जो घटक हैं, उन घटक की भी पहचान हम लोगों को होनी चाहिए। पहचान कैसे होगी? वो हम कुंडली यदि हम बनाना जानते हैं, ऐप में डाल लेते हैं, तो उसमें हम क्या क्या चीजें ध्यान में रखें।
अब देखिए फलित जो है ना, फलित गहरा विषय है और फलित जो है वो सटीक क्यों नहीं हो पाता है, उसके बहुत कारण है। उन कारणों का यदि मैं जिक्र करूं तो हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ग्रह राशियों में स्थित होते हैं। तो एक ज्योतिषी को राशियों का स्वरूप ज्ञान और ग्रहों का स्वरूप ज्ञान दोनों पे जितनी गहरी पकड़ होगी वो फलित में बहुत काम आएगी उसके। तो सबसे पहले तो ग्रह राशियों में स्थित हैं, राशियां नक्षत्रों में बंटी हुई है, नक्षत्रों का अपना गुणधर्म है। तो ये होमवर्क तो हमें करना पड़ेगा कि राशियों का जो स्वरूप है वो हम अच्छे से उसको समझ पाए। हमें पता रहना चाहिए कि मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। दोनों मंगल की राशियां हैं, लेकिन दोनों में मौलिक अंतर क्या है? मेष के मेष का अपना स्वरूप है और स्वरूप को हमें समझना जरूरी है राशियों के। मेष का अपना स्वरूप क्या है? मेष कहते हैं संस्कृत में भेड़ को, और भेड़ का जो सिर है वो सिर मजबूत होता है। तो मेष राशि जिसके लगन में है या चंद्रमा मेष राशि में है, उस व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो विविध विचारों वाला होगा। सिर बड़ा होने का अभिप्राय यही है कि मस्तिष्क उसका मजबूत हो सकता है। इसमें और शर्तें भी जुड़ेंगी, लेकिन आधारभूत ये है कि व्यक्ति को मेष लग्न या मेष राशि प्राप्त हुई है तो वो अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व का ग्रह है। और मेष दूसरी राशि मंगल की है वृश्चिक, दोनों में बड़ा अंतर है। तो दोनों मंगल की राशियां होते हुए भी उनका जो व्यवहारिक पक्ष है, जो संरचना है, वो हमें उसको सबसे जरूरी है हमें याद रखना। और वृश्चिक जो है वो बिच्छू की आकृति है और मेष जो है भेड़ की आकृति है। दोनों में कितना अंतर है? मेष सामने से वार करेगा, मेष जब भेड़ों की लड़ाई होती है तो पीछे हटते हैं, पीछे हटते दिखाई देते हैं लेकिन फिर टकराते हैं वो, और पूरे जोर के साथ टकराते हैं। लेकिन वृश्चिक क्या है कि वो पीछे से प्रहार करता है। तो वृश्चिक राशि जिसकी है या वृश्चिक लग्न जिसका है, इसमें ध्यान रखना यही है कि वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति या राशि वाले व्यक्ति अपने दुश्मन को भूलते नहीं हैं। वो कहीं उसको मन में एक जगह बना लेते हैं और उन्हें याद रहता है कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, इसने ये गलती की है, और जब भी मौका लगेगा तो उन्हें वो चीज याद रहेगी, वो भुला नहीं पाते। मेष मेष वाले व्यक्ति भूल जाते हैं, सामने रहते हैं तो पक्ष डटकर मुकाबला करते हैं, तो बाद में ज्यादा उनकी उस चीज में उसको सहेजते नहीं है। लेकिन वृश्चिक इसके विपरीत। तो ये उदाहरण से मैंने समझाया कि हमें हर राशि के स्वरूप को अच्छे से याद करना होगा। राशियों का स्वामी एक ही है लेकिन दोनों में बड़े अंतर हैं। फिर उस राशि में जो नक्षत्र हैं, नक्षत्रों को भी हमें समझना होगा। नक्षत्र जो है वैदिक वैदिक ज्योतिष में तो नक्षत्र ही है, राशियों की कल्पना बाद में की गई। 2.25 नक्षत्र की एक राशि ऐसा मान करके 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में विभाजित किया गया है। एक नक्षत्र के 4-4 चरण हैं। तो पूरा जो भाचक्र है, राशि चक्र है, वो 12 भागों में बांटा गया, 12 राशियों में, उसमें 27 नक्षत्र है। नक्षत्र जो है वो स्थिर है, न क्षरंती, जो कभी क्षरित नहीं होते। मील के जो पत्थर हैं, तारों के गुच्छों को नक्षत्र कहते हैं। वो हर नक्षत्र में कितने तारे हैं वो ज्योतिष में लिखा गया है। तो ग्रह जब निकलते हैं वहां से उस राशि पथ पर आगे बढ़ते हैं तो उनको नक्षत्र मिलते हैं, राशियां नहीं मिलती। राशियां बाद की कल्पना है लेकिन फलादेश में महत्वपूर्ण है। तो 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में समायोजित किया गया है और 4 चरण हैं एक नक्षत्र के। एक राशि में 9 चरण बांट करके 108 चरण भी कह सकते हैं हम। 360 डिग्री को 30 डिग्री की एक राशि है, तो 360 डिग्री पूरे भाचक्र को माप दिया गया है।
तो हमें पूरे राशि चक्र का, पूरे नक्षत्र चक्र का, पूरे भा चक्र का हमें ज्ञान होना चाहिए कि 12 राशियां हैं, इन राशियों के स्वामी कौन-कौन से ग्रह हैं और जो है नक्षत्र क्या है, नक्षत्र का स्वरूप क्या है, वो भी हमें अच्छे से बारीकी से उस चीज को सीखना और समझना पड़ेगा। तब फलादेश हमारा सटीक हो पाएगा। इसके बाद ये तो एक शुरुआती बात है। इसके बाद षोडश वर्ग कुंडलियां जो हमारी हैं, वो ये बताती हैं कि जैसे कोई ग्रह एक मेष राशि में है या किसी भी राशि में है, तो राशि में होना ये मोटी सी बात है। तो राशि का क्या इफेक्ट होगा, ये मोटा सा फलादेश है। फिर किस नक्षत्र में है वो, क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र हैं और नक्षत्र के किस चरण में है, ये और गहराई की बात है। इसके बाद यदि कल्पना करें हम, एक राशि के 2 टुकड़े किए हैं तो होरा बोलते हैं 15-15 डिग्री। फिर दृश्यकाल में 3 टुकड़े किए काल्पनिक 10-10 डिग्री के। सप्तांश है, नवांश है, नवांश में 9 टुकड़े किए हैं, द्वादशांश, त्रिशांश। इस हिसाब से षोडश वर्ग कुंडलियां बनती हैं और षोडश वर्ग कुंडलियों में ग्रह रहता तो उसी राशि में है, लेकिन कल्पना के हिसाब से हम देखें, कल्पना के हिसाब से यदि हम देखें तो हम देख सकते हैं कि 2 टुकड़े किए हैं, 3 टुकड़े को त्रिशांश कहा है, 9 टुकड़े को नवांश कहा है, फिर 10 टुकड़े हैं, फिर 5 टुकड़े हैं, 12 टुकड़े हैं, षष्ठ्यांश तक षोडश वर्गों में बहुत छोटे-छोटे काल्पनिक टुकड़े हैं। उन टुकड़ों में होने का भी अलग-अलग फल है। फलित तभी सही हो पाएगा जब हम बारीकी से हर टुकड़े का स्वरूप, उसका स्वभाव हम समझ सकें तो इसलिए फल में मतांतर रहता है या हम अच्छे से उसको नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि बारीकी में जाएंगे तो हमें सब चीजें, सबकी नॉलेज, सबका प्रकृति, प्रवृत्ति, स्वभाव हमें याद रहना चाहिए। लेकिन पिछले जो ज्योतिषी हैं, हम देखते हैं कि वो केवल लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली बना देते थे और उसी से सटीक फलादेश करते थे। तो ये शुरुआती फलादेश है और इस शुरुआती फलादेश में भी हमें ये बात नहीं कि हम शुरू नहीं कर सकते, हमें षोडश वर्ग का पूरा ज्ञान नहीं है तो हम फलादेश नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। पूरा षोडश वर्ग का ज्ञान, राशि, ग्रह, राशियों का, नक्षत्रों का, चरणों का और डिग्री में क्या फर्क है, राशि के शुरू में ग्रह है, राशि के मध्य में ग्रह है, राशि के अंतिम अंशों में ग्रह है, उसका क्या रिजल्ट रहेगा, तो वो सब चीजें अनुभव से धीरे धीरे आगे आएंगी। उनका अनुभव भी हमें नोट करना पड़ेगा कि ग्रह किस राशि के किस डिग्री पे है, शुरुआत में 1-2 डिग्री पे है या 3-4 पे है, 5-6 पे है, 10 से 20 डिग्री तक है या 20 से 30 डिग्री है या फिर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बैठा है जो राशि बदलने वाला है। तो ये सब चीजें हमें बारीकी से याद रखनी होगी फलादेश करते हुए, तब हम फलादेश, सटीक फलादेश कर पाएंगे। लेकिन शुरुआत हम राशि में ग्रह बैठा है और वो किस नवांश में है, केवल इतना भर भी ध्यान रखें तो भी हम फलादेश कुछ शुरुआत हम कर पाएंगे। और अधिकतर जो ज्योतिषी हैं, क्योंकि ग्रह सुई की नोक के समान स्पष्ट करना असंभव है आज भी। ग्रह ठीक है मेष राशि में है, मेष राशि में 10 डिग्री पे है, ये भी सही है, लेकिन अयनांश, विभिन्न अयनांश हैं, 10 प्रकार के लगभग अयनांश प्रयोग होते हैं जिनमें कई डिग्रियों का अंतर आ जाता है। डिग्रियों का अंतर आने से वर्ग कुंडलियों में भी अंतर आ जाएगा। तो वर्ग कुंडलियों तक तो हम जब पहुंच पाएंगे जब एक सटीक अयनांश लेकर के हम फलादेश का अभ्यास करें। वर्तमान में चित्रा पक्षी अयनांश सर्वमान्य है और उसकी गणनाएं ठीक हुई हैं फलित के हिसाब से, तो हम उसको मान करके चल सकते हैं। और इतना ध्यान रखें कि राशि और किस नक्षत्र में ग्रह है, किस नवांश में ग्रह है, उससे भी हम फलादेश का आधार बना सकते हैं। तो इतना भर हम कर पाएंगे। अब लगन कुंडली हम बनाते हैं तो सबसे पहला जो भाव है, पहला जो हाउस है, तो लगन बोलते हैं। तो लगन बहुत महत्वपूर्ण है।
फलादेश का आधार है लगन। लगन में लगन की परिभाषा यदि हम देखें तो जो राशि पूर्व क्षितिज पे लगी हुई है, देखिए आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो प्रातः सूर्योदय के समय, तो आप देखेंगे कि आपके पूर्व में कोई राशि है। पूर्व में जो राशि उदय हो रही है वही लग्न राशि है, और वो राशि पहले हाउस में, पहले बॉक्स में, कुंडली के पहले घर में वो लिखी जाती है। तो ठीक आपके सामने पूर्व क्षितिज पे जो उदय हो रही है वो राशि लग्न राशि है, और आपके ठीक पीछे पश्चिम क्षितिज पे जो राशि अस्त हो रही है वो सप्तम भाव में लिखी जाने वाली राशि है। और आपके ऊपर जो आकाश मंडल है पूरा पूर्व से पश्चिम, 6 राशियां वहां रहती हैं। 6 राशियां पश्चिम से पूर्व की ओर, जो भचक्र है पृथ्वी के नीचे का, 6 राशियां वहां रहती है। तो पूरी जो कुंडली है वो 12 राशियों में बटी हुई है। तो स्पष्ट हो गया होगा कि लगन में वो राशि लिखी जाती है जो राशि पूर्व क्षितिज में उदयमान हो। और 2-2 घंटे लगभग एक राशि पूर्व में उदय होकर के आकाश की ओर ऊपर बढ़ती चली जाती है। तो 12 की 12 राशियां 24 घंटे में एक बार पूर्व क्षितिज को स्पर्श करती हैं, इसलिए लगभग 2-2 घंटे एक लगन रहता है। लगन का मतलब लगी हुई राशि। पृथ्वी और आकाश जहां मिलते दिखाई देते हैं वहां लगी राशि को लगन बोलते हैं। वो राशि पहले हाउस में लिख करके, और एंटी क्लॉकवाइज हम जब राशियां बढ़ाते हैं, अंक लिखते जाते हैं, तो कुंडली हमारी तैयार हो जाती है। तो स्पष्ट है कि लगन पहले हाउस में, पहले घर में जो राशि लिखी जाती है वो लगन है। और लगन, केवल लगन कुंडली से ही आपको जजमेंट आ जाना चाहिए कि कुंडली कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है। उसमें लगन सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि लगन में जो राशि है उस राशि के ऊपर ही जातक का सारा व्यक्तित्व टिका हुआ है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि लगन को समझना बहुत जरूरी है। लगन में जो राशि आई है, मान ले किसी के लगन में धनु राशि आई, तो धनु राशि का जो स्वरूप है, स्वभाव है, वैसा ही स्वरूप और स्वभाव उस व्यक्ति का, उस जातक का होगा। फिर उसमें प्लस क्या करना, जोड़ना क्या है, जोड़ना और घटाना क्या है, वो जरूर देखना है हमें। तो लगन में स्थित राशि, उस राशि से जो है ना व्यक्ति का रंग कैसा है ये डिसाइड होगा। जैसी राशि, राशियों का स्वरूप हम जब अच्छे से याद करेंगे तो उसमें लिखा है रक्त श्वेत हरित पाटलव च, सब राशियों के रंग लिखे हुए हैं हमारे प्राचीन बेसिक ग्रंथों में। तो हमें पता है धनु का गौर वर्ण है, तो व्यक्ति का जो है ना गौर वर्ण होगा, ये एक तथ्य हो गया। दूसरा जो है फलादेश के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु। पहला तो है भाव, दूसरा है भाव का स्वामी, नोट करेंगे, भाव, भावेश बोलते हैं भाव के स्वामी को, और भाव का कारक। और जो भाव, भावेश और भाव कारक, तीनों को हम बारीकी से समझेंगे तो व्यक्ति का जो कद है, काठी है, उसकी स्वरूप है, दुबला है, पतला है, मोटा है, वात पित्त कैसी प्रकृति है, उसका स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, ये सब चीजें हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो पहले हम भाव को देखेंगे, भाव में कौन सी राशि आई है। देखिए मेष राशि है तो व्यक्ति उग्र प्रकृति का है क्योंकि वो मंगल की राशि है।
और यदि धनु राशि लग्न में है तो व्यक्ति सौम्य स्वभाव का है। मेष राशि है, लाल रंग है मेष राशि का, तो व्यक्ति रक्त वर्ण का होगा। और धनु राशि है तो व्यक्ति गौर वर्ण का होगा। इसके लिए हमें प्रत्येक राशि के रंग देखना है, तो रंग को हम नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे। स्वभाव देखना है तो राशियों के स्वभाव को देखेंगे। विषम राशियां उग्र राशियां हैं और सम राशियां सौम्य राशियां हैं। तो लगन से ही पता लग जाता है कि व्यक्ति उग्र प्रकृति का है या सौम्य प्रकृति का। फिर चर स्थिर द्विस्वभाव बटी हुई हैं। पहली राशि चर है मेष और वृष राशि स्थिर राशि है। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। तो इससे प्रकृति व्यक्ति की पता लगती है कि वो जो निर्णय लेगा, वो जो बात रखेगा, जो विचार करेगा, वो व्यक्ति टिकाऊ है कि नहीं है, प्रकृति उसकी स्थिर है। स्थिर राशि यदि लगन में हो तो व्यक्ति स्थिर स्वभाव का है, कही हुई बात पे वो जमा रहेगा, कही हुई बात को वो पक्का रखेगा। और चर राशि है तो व्यक्ति जो है ना चंचल है, थोड़ा विचार उसके चलायमान हो सकते हैं। द्विस्वभाव राशि है तो द्विस्वभाव में दोनों गुण होते हैं। द्विधा में रहेगा व्यक्ति, द्विधा में रहेगा और जजमेंट थोड़ा देर से करेगा, विचारों में ज्यादा उलझेगा। जिसके लगन में द्विस्वभाव राशि है या चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में है, तो ये हम स्वभाव राशियों का देखेंगे। रंग के लिए रंग देखेंगे, प्रकृति के लिए उग्र सौम्य प्रकृति देखेंगे। और बहुत सी चीजें, एक राशि के लगभग 20-25 गुण हैं हर हिसाब से। अग्नि पृथ्वी वायु जल तत्व यदि देखेंगे उसकी प्रकृति कैसी है, शरीर मोटा होगा कि पतला होगा, या बीच का होगा, या वात प्रकृति होगी या कफ होगी, तो वो सब हम राशि के हिसाब से उसका पता हम कर सकते हैं। उसमें फिर प्लस क्या करना है वो देखना है। तो ये तो हो गया भाव, कि भाव में कैसी राशि है, भाव में ग्रह कैसे बैठे हैं, वहां ग्रहों का योग भी देखेंगे। मान लेते हैं कि स्थिर राशि जल राशि है, वृष राशि है लगन में, और वहां ग्रह भी जलीय ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा है, शुक्र ग्रह है, तो व्यक्ति मोटा होगा फिर, क्योंकि दोनों संयोग हो गए, दोनों ऐसे संयोग हुए जो कफ प्रकृति है, तो व्यक्ति में कफ ज्यादा रहेगा। दोनों वात प्रकृति के हैं, राशि भी वात प्रकृति की है, वहां ग्रह भी वात प्रकृति के बैठे हैं या देख रहे हैं। ग्रहों की दृष्टियां भी महत्वपूर्ण है। ऐसा मानते हैं कि बैठना और देखना बराबर है। तो ग्रहों का स्वरूप, राशियों का स्वरूप हम समझें और ग्रहों की दृष्टियां जरूर ध्यान रखें। दृष्टियों के लिए सीधा सा तरीका है कि सप्तम भाव जहां ग्रह बैठा है वहां पहला मान के, और हम गिनेंगे आगे बढ़ते क्रम से, तो सातवें भाव पर पूर्ण दृष्टि ग्रह की होती है। पूर्ण दृष्टि का अभिप्राय ये मान लेंगे कि वो ग्रह वहां मान लो बैठा है, देखना बैठना वो इक्वल है, बराबर है। तो सप्तम स्थान को सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कुछ ग्रहों की अतिरिक्त दृष्टियां भी हैं, जैसे मंगल चौथे और 8वें स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, 7वें को तो देखता ही है। और इसके बाद गुरु का स्थान है, गुरु 5वें और 9वें को, गुरु राहु और केतु, ये पंचम और नवम को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, 7वें को तो देखते ही है सभी। इसके बाद शनि की विशेष दृष्टि है, तीसरे और 10वें भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देखता है। सप्तम भाव को तो सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते ही है। तो दृष्टियां भी हमें ध्यान रखनी है, पूर्ण दृष्टियां महत्वपूर्ण है। हालांकि त्रिपाद दृष्टि, अर्ध दृष्टि, एक पाद दृष्टि भी है, लेकिन मोटे हिसाब से हम एक बार छोड़ दें उनको, तो केवल पूर्ण दृष्टि पे हम विश्वास करें और फलादेश में सटीकता के लिए पूर्ण दृष्टि, शुरुआत में हम पूर्ण दृष्टि को ही महत्व दें। तो हम बता रहे थे लगन को लेके, लगन से व्यक्ति का स्वरूप कैसा होगा, लंबा होगा। मैं हिमाचल में एक ज्योतिष विभाग है संस्कृत संस्थान का, वहां एक कार्यशाला में गया था, तो वो लाइव एग्जाम्पल ले रहे थे।
हम लोगों को भी ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषियों को मैं समझता हूँ आज भी कि बहुत ही महत्वपूर्ण विद्या है। और यदि इनकम के हिसाब से देखें तो इतना महत्व लोग नहीं देते। ये मानते हैं कि वे बहुत ज्यादा महंगी फीस ज्योतिषी नहीं दे पाते, नहीं देना नहीं चाहते उनको। हालांकि हम देखते हैं कि मेडिकल के जो छात्र हैं उनकी कितनी महंगी कोचिंग होती है। कोचिंग में लाखों की फीस वो लेते हैं और सिखाते क्या है। तो ज्योतिष तो एक गुह्य विज्ञान है, हर प्रकार से सर्वोपरि है, सब विद्याओं में श्रेष्ठ है, पारलौकिक विज्ञान है। तो इसमें यदि व्यक्ति सटीक फलादेश करेगा तो उस व्यक्ति के द्वार पर जो है ना महंगी फीस देने वाले भी आएंगे। तो हमें हमारे अंदर वो क्वालिटी उत्पन्न करनी है, और वो कैसे होगी, वो शुरुआत उसकी हम कर रहे हैं कि हम लगन को समझेंगे। उस कार्यशाला में मैंने ये देखा कि व्यक्ति का कद बताना है, डेट ऑफ बर्थ बता दी, डेट ऑफ बर्थ ऐप में डाल दी, कुंडली बन करके आ गई, सभी की स्क्रीन पे आ गई थी। अब क्लियर करना था कि कितनी हाइट हो सकती। तो उसके लिए सीधा सा पैटर्न वही है कि वहां राशि कौन सी है, हर्षव राशि है कि दीर्घ राशि है या सम राशि है। पहला पॉइंट ये, हर हर चीज को हम देखेंगे, आंकिक मान देंगे, हम नंबरिक वैल्यू दे देंगे। तो लंबी राशि है, कुंभ राशि है, लंबी राशि है, तो लंबा कद होगा। ठीक है, फिर प्लस करेंगे हम कि वहां पे ग्रह कौन सा बैठा है। यदि वहां छोटे कद का ग्रह बैठा है, उसके लिए ग्रहों का स्वभाव हमें याद करना पड़ेगा। छोटे कद का ग्रह बैठा है तो हम उसको हाइट को कम कर देंगे थोड़ी। तो यदि हमें कुंभ राशि है और हम जो है ना 6 फीट मान रहे थे, और वहां छोटा ग्रह यदि बैठ गया आके, तो उस हाइट को हम 5-9 ले आएंगे। फिर दृष्टि देखेंगे, यदि वहां पे लंबे ग्रह की दृष्टि है, लंबे ग्रहों की दृष्टि है वहां पे, तो हाइट जो है ना और डाउन नहीं जाएगी, 5-9 के राउंड में ही रहेगी, वो प्लस हो सकती है, माइनस नहीं। यदि वहां ज्यादातर ग्रह ऐसे बैठे हैं जिन जो छोटे कद के हैं और दृष्टियां भी ऐसे ग्रहों की है, तो वो 5.5 तक आ सकती है, 5.5 के नीचे भी जा सकती है। तो ये इफेक्ट हमें देखना, उसके लिए हम 4 चीजें जरूर देखेंगे। वहां जो राशि है, वहां ग्रह हैं, वहां दृष्टियां हैं, और नवांश में कौन सी राशि लगन में उदय हो रही। हालांकि लेना तो सारे के सारे षोडश वर्गों में लगन में जो राशि आ रही है वो राशियां भी कैलकुलेट की जानी चाहिए, सूक्ष्मता यदि हम देखें तो। लगन में षोडश वर्ग में जो जो राशियां लगन में आ रही हैं, वो राशियां हर्षव हैं, दीर्घ हैं, सम हैं, और ज्यादा मेजोरिटी किसकी है, वो लास्ट कैलकुलेशन होगी। और आप इस फार्मूले को कुंडली पे लागू करके देखना। आपके जो परिचित हैं, नजदीकी हैं, और आप जानते भी हैं कि हाँ इस व्यक्ति का कद 5.5 फीट है, इसका 6 फीट है, आप वो कुंडलियां कलेक्ट करें, रिसर्च करें। लेकिन बिना रिसर्च कुछ नहीं होता। आज का बटन नहीं है। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? नहीं, वो गलती से हो गया था महोदय। आवाज क्लियर है ना? जी जी, बिल्कुल सही आ रही है। हाँ ठीक है। तो हम कद कद पे बात कर रहे थे। तो एक ज्योतिषी को रिसर्चर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। योग रटने नहीं है, रिसर्च में डालने हैं। हमारे पास, मैं तो ये कहता हूँ कि 10 कुंडलियां, कम से कम 10-20 कुंडलियां रखो। देखिए आज का जो साइंस है ना, वो कहता है हमने 1000 लोगों पर रिसर्च की है। तो ज्योतिषी कम से कम 100 कुंडलियों पर तो रिसर्च करे, 100 कुंडलियों पर रिसर्च करे, और फिर वो आंकड़े तैयार करे कि जो तथ्य हमने निकाले हैं अपने सूत्रों से। सूत्र क्या है अभी बताया मैंने, लग्न में राशि कैसी है, लग्न में बैठे ग्रह कैसे हैं, छोटे कद के हैं कि लंबे के हैं या बीच के हैं, और वहां दृष्टि किन ग्रहों की है,
और लग्न उदित नवांश कैसा है, लग्न में जो राशि है, लग्न नवांश कुंडली में जो लग्न में राशि है वो राशि ह्रस्व है, दीर्घ है, कैसी है। और उस उदित नवांश में भी कोई ग्रह बैठा हो तो 5 घटक हो गए ये। चंद्रमा किस राशि में है, कद काठी के लिए चंद्रमा की भी अहमियत है। सूर्य किस राशि में, लगन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा किस राशि में है वो भी शरीर के कद काठी, ढांचा, वर्ण, दुबला पतला, वातपित्त, प्रकृति, स्वरूप, इन सब को देखना है तो केवल लगन से देख ले, और चंद्रमा की राशि, चंद्रमा का नवांश उससे देखें, और सूर्य की राशि, सूर्य का नवांश से भी देखें। तीनों मिलकर के ही व्यक्तित्व बनता है। एक जो है ना लगन शरीर है, चंद्रमा मन है, मानसिक जो शरीर है वो है, और सूर्य आत्मिक शरीर है। तीनों को मिलाने से ही जो व्यक्तित्व बनता है। तो व्यक्तित्व के बारे में हमें सही जांचना है तो लगन चंद्र और सूर्य और उनकी राशियां, और नवांश में वो किस राशि में गए हैं, और लग्न में उदित नवांश, ये चीजें हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हाइट व्यक्ति की इतनी जाएगी, इतनी हाइट जाएगी, वो नोट कर लिया। अब कुछ बोना होने के योग भी हैं ग्रंथों में, लेकिन ज्यादा नहीं है। बोना होने के योग 8-10 योग दिए हैं। अब आप उन योगों को भी लागू करके देख लें। जो सुनील ने कहा था कि गुरु जी योग बताना, तो योग दिए हुए हैं ग्रंथ 4-5 में महत्वपूर्ण बताऊंगा बाद में, तो उसमें वो टैली कर ले कि क्या ऐसा योग तो नहीं हो रहा, और ऐसा योग हो रहा है तो वो जो हाइट आपने बताई है वो कम हो जाएगी। उस चीज को जरूर मिला लेंगे कि क्या वामन योग जो दिए हैं ज्योतिष में वो वहां मैच तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो विशेष परिस्थितियां हैं, वो बार बार परखी गई हैं, इसलिए उनका नाम योग रख दिया गया है, तो उनको जरूर मिलाएंगे। ऐसे ही हमने रंग क्लियर करना है। हमें पता है, हम जानते हैं उन 10 व्यक्तियों को, उनका रंग भी पता है। एक व्यक्ति जो है ना उनमें गोरे हैं, एक व्यक्ति काले हैं। वो काले क्यों हो गए वो हमने देखना है। उसके लिए वही फार्मूला, लगन में राशि देखे, लगन में ग्रह देखे कौन से बैठे हैं, कौन से ग्रह देख रहे हैं, और उदित नवांश में कौन सी राशि है, और चंद्रमा किस नवांश में किस राशि में है। रंग के लिए चंद्रमा की अहमियत ज्यादा बताई गई कि चंद्रमा नवांश कुंडली में जिस राशि में होगा, उस राशि का जैसा रंग है वैसा रंग व्यक्ति का हो सकता है। 5 घटक है, पांचों में जो मेजोरिटी लगे आपको, आप डिसीजन दे सकते हैं कि रंग फेर रहेगा, रंग गोरा होगा, रंग रक्त वर्ण का होगा, रंग श्यामल होगा, रंग बिल्कुल काला होगा, तो आप टैली करें, रिसर्च करें, फिर जजमेंट दें। ये नहीं होना चाहिए कि हमने बता दिया आज और कल हम कुछ बता रहे, नहीं। एक ज्योतिषी के पास कुंडली आज ले आओ चाहे 20 साल बाद ले आना, उसकी उसकी नजर तुरंत उन योगों को पकड़ लेती है, और वो कहता है जो वो 10-20 साल बाद भी वही कहेगा। उसका अनुभव जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन वो अपनी बात से फिरेगा नहीं। और कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसका कारण भी वो जरूर ढूंढेगा, हमें ढूंढना भी चाहिए। तो ये चीज लगन से हम इस चीज का निर्णय कर सकते हैं कि व्यक्ति किस स्वरूप वाला होगा। सौम्य स्वरूप है, उग्र प्रकृति है, कठोर प्रकृति, कठोर स्वभाव है, लंबा कद है, पतला है, दुबला है, मोटा है, कफ प्रकृति है, पित्त प्रकृति है। ये तब हो पाएगा जब हम ग्रह और राशि और नक्षत्रों के स्वरूप और स्वभाव को अच्छे से पकड़ पाएंगे। मनोबल कैसा है उसका, आत्मबल कैसा है, मन में चंचलता है, स्थिरता है, धैर्य है, पेशेंस है, नहीं है, उतावलापन है। तो ये सब चीज हम लग्न कुंडली से हम देख सकते हैं। और इसके लिए इसमें और प्लस करना चाहें तो भाव, भावेश और भाव कारक ध्यान देंगे। हर भाव पे के विचारणीय विषय होते हैं। जैसे लगन का विचारणीय विषय है शरीर, कद काठी, रूप, रंग, ये सब चीजें लगन से हैं। और लगन मजबूत है, लगन का स्वामी भावेश जिसको बोलते भाव का स्वामी वो भी मजबूत है। और कारक कारक है सूर्य, सूर्य भी मजबूत है। मानसिक मनोबल का कारक है चंद्रमा, वो भी मजबूत है। तो व्यक्ति मजबूत
स्थिति में रहेगा लाइफ टाइम, क्योंकि जीवन पूरे जीवन का प्रतिनिधि लगन है, ये मान के चले। आचार्य तो जी, लगन। मैं कुछ पूछ सकता हूँ बीच में? क्षमा चाहता हूँ। हाँ जी, बताइए बताइए। जैसे दक्षिण भारत में या अफ्रीकी देशों में लोग मैक्सिमम ब्लैक रंग के हैं, तो वहाँ लगन प्रभाव नहीं करेगा क्या? हाँ बिल्कुल, आपका बहुत ही उत्तम प्रश्न है। और ये टॉपिक आने पर यह प्रश्न बहुत बार बहुत जगह पूछा जाता है। वो परिवेश, उसके लिए परिवेश शब्द लिखा है, वहां पे प्रभाव करेगा। लगन मतलब रंग कैसा होगा, ये रंग परिवार का जो परिवेश है उस लेवल से होगा। जी इसमें क्या रहेगा, जैसे एक आदमी 5 फीट पे खड़ा है, जी। 5 फीट से वो ऊपर कितना जाएगा, तो वो 5 फीट का लेवल तो है उस परिवेश भूगोल का। मतलब वो हर हमने देश का एक पैमाना है जो वो पैमाना उससे है, मापा जाएगा। हाँ उसी से मापा जाएगा वो, है ना, क्योंकि जी जलवायु है वहां की, उससे जी मापा जाएगा, वही वो तारतम्य होगा। जी, धन्यवाद। हाँ जी। तो ये फार्मूला हम जो है लगाएंगे। और लगन, फिर बता रहा हूं मैं बात कि लगन अकेला ये पर्याप्त है बताने के लिए कि व्यक्ति आजीवन सुखी रहेगा या दुखी रहेगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। लगन में ध्यान दें, लगन में यदि क्रूर ग्रह हो, नीच राशि का ग्रह आकर के बैठ गया लगन में, और ऐसी ही दृष्टियां उस पे आ गई, तो व्यक्ति की लाइफ लंबी नहीं रहेगी, व्यक्ति अपंग हो जाएगा कहीं ना कहीं। दशा अंतर दशाओं में बुरी दशाएं अंतर दशाएं आएंगी, व्यक्ति अपंग हो सकता है, आयु लंबी ना हो उसकी, और वो आजीवन विकलांग भी हो सकता है। तो महत्वपूर्ण है लगन अपने आप में। और लगन के साथ में आप चंद्रमा और सूर्य को भी जरूर देखिए। ये तीनों घटक यदि स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, स्वस्थ मजबूत कैसे होते हैं, हम इस पे भी थोड़ा विचार कर लें कि ग्रह जो है अपनी उच्च राशि में होना बहुत बढ़िया माना गया है। दूसरा नंबर है मूल त्रिकोण या अपनी राशि में होना, और फिर या मित्र राशि में होना। ये एक अच्छी स्थिति है कुंडली में। कोई भी ग्रह, ग्रह की अपनी राशियां हैं, उच्च राशियां हैं, उच्च में ग्रह होगा, और मैक्सिमम ग्रह अपने उच्च राशि या अपनी राशि या मित्र राशि में होंगे, तो कुंडली एक हिसाब से बहुत से बुरे प्रभावों से मुक्त हो जाती है। फिर जो है ना, ग्रह 6, 8, 12 में ना हो। भावों की भी एक, भावों की कैटेगरी बांटी गई है, आप सब परिचित भी होंगे कि पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव केंद्र भाव। 1, 4, 7, 10 कुंडली में पहला भाव, चौथा, सातवां, 10वां केंद्र है। और केंद्र में ग्रह हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। 1, 5, 9 पहला, 5वां और 9वां भाव त्रिकोण भाव है, और त्रिकोण भाव में ग्रह हैं, वो भी अच्छी बात है, ग्रहों के लिए अच्छी बात है वो। ध्यान देंगे, ग्रहों के लिए मतलब ग्रह अच्छी जगह गए हैं, और जो ग्रह अच्छी जगह जाएगा अपने भाव को मजबूत करेगा वो, जहां का वो स्वामी है। और छठा, 8वां और 12वां ये बुरे स्थान है, कुंडली के सबसे बुरे स्थान 6ठा, 8वां, 12वां। यहाँ कोई ग्रह चला जाएगा तो वो कमजोर हो जाएगा। कमजोर होने का फल भी यही होगा कि वो अपने मूल भाव को कमजोर करेगा, अपने मूल विषयों को कमजोर करेगा। कमजोर कैसे करेगा, जैसे बुध वाणी का कारक है, बुध यदि 6, 8, 12 में चला गया तो वाणी में दोष होगा, आदमी देर से बोलना शुरू करेगा, वाणी स्पष्ट नहीं होगी, वाणी मिठास भरी नहीं होगी, कोई ना कोई डिफेक्ट उसमें होगा। यदि वही बुध अपनी राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, फिर बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक एक चीज हमें कैलकुलेट एक हिसाब से करनी होगी। तो 6, 8, 12 में ग्रह ना हो, किसी भी भाव के स्वामी वहां होंगे तो वो कमजोर पड़ जाएंगे, और अपने मूल भाव को वो कमजोर करेंगे। तो लगन पे हम बात कर रहे थे, और लगन को समझ रहे हैं। लगन सबसे महत्वपूर्ण है। आयु की बात करते हैं, लगन से ध्यान देंगे, लगन से व्यक्ति की आयु का बहुत सटीक पता लगता है। आयु के लिए 8वां भाव है, यद्यपि अगर आप लोग नोट कर लें कि आयु साधन की लगभग 30 विधियां ग्रंथों में दी गई है। आयु साधन की 30 विधियां दी हैं,
और मार्तंड पंचांग कुराली से जो प्रकाशित होता, उन्होंने उन विधियों पर 3-4 साल लगातार विश्लेषण दिए थे और विधियों को लागू करके दिखाया था। विशेषांक प्रकाशित किए थे उन्होंने अपने मार्तंड पंचांग में। अंत में उन्होंने लिखा, और लिखा भी सही था, उन्होंने कहा कि कोई भी विधि सभी परिस्थितियों में सही नहीं पाई गई। ठीक है, कुछ विधियां कुछ जगह कुछ उदाहरणों में सही लागू होती होंगी, अच्छा रिजल्ट होगा उनका, लेकिन फाइनली उन्होंने लिख दिया कि कोई भी विधि 100% कारगर मान ले ऐसी नहीं है। लेकिन मैं जो विधि बताने जा रहा हूं वो विधि बेसिक विधि है और वो सटीक आपको मिलेगी। कैसे? देखिए, लगन मजबूत है। मजबूत की स्थिति मैंने बताई। मजबूत की स्थिति क्या है कि लगन जो है ना मध्य में है, यानी कि 1-2 डिग्री का ना हो करके बीच का है, 29-30 डिग्री का ना हो, बीच का है। बीच का मतलब 15 डिग्री है, 15-10 से 20 के बीच में है। जितना अनुपातिक मजबूत रहेगा, मध्य में रहेगी राशि लगन के, उतना ही वो मजबूत माना जाता है। लगन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है। दूसरा पॉइंट, शुभ ग्रह कौन से हैं? कैटेगरी हमें पता है, गुरु शुभ है, शुक्र शुभ है, पूर्ण चंद्रमा भी शुभ है। पूर्ण का मतलब पूर्णिमा के आसपास का, 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद का चंद्रमा भी शुभ है। और बुध इनके साथ बैठा हो तो वो भी शुभ है। सबसे शुभ है गुरु, फिर है शुक्र, फिर है पूर्ण चंद्रमा, और इनके साथ यदि बुध भी बैठा है तो वो भी शुभ है। उनकी दृष्टि लगन पे हो या वो वहां बैठे हों स्वस्थ स्थिति में, स्वस्थ का मतलब वही है वो वहां अपनी राशि में बैठे हों, अपनी उच्च राशि में बैठे हों, मित्र राशि में बैठे हों, तो हम ये मान सकते हैं कि व्यक्ति दीर्घायु होगा। ये एक घटक है। दूसरा घटक क्या इसमें प्लस करेंगे, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या? चंद्रमा। चंद्रमा भी मजबूत हो। मजबूत का अभिप्राय वही है, चंद्रमा 6-8-12 में ना हो, चंद्रमा नीच राशि में ना गया हो, चंद्रमा मूल नक्षत्रों में ना गया। 3 शर्तें हैं, चंद्रमा नीच राशि में ना हो, 6-8-12 में ना हो, और मूल नक्षत्रों में चंद्रमा ना गया हो। दूसरा घटक ये है, तो व्यक्ति दीर्घायु होगा। तीसरा घटक है सूर्य। सूर्य की भी यही स्थिति है, वो 6-8-12 में ना हो, नीच राशि में ना हो, मूल नक्षत्रों में ना हो। तो तीनों घटक बढ़िया हो गए। चौथा है लगन का स्वामी और अष्टम का स्वामी। ये दोनों भी आयु के कारक हैं। लगन का स्वामी वही स्थिति है, लगन का स्वामी 6-8-12 में ना हो, नीच राशि में ना हो, और मूल नक्षत्रों में ना हो। और ऐसे ही अष्टम भाव का स्वामी, वो भी अष्टम भाव का स्वामी नीच राशि में ना हो, नीच उसके लिए नीच राशि 6-8-12 उसके लिए हम नहीं मानते, तो नीच राशि में ना हो, वो मूल नक्षत्रों में ना हो। और ज्यादा यदि गहराई से जानना है तो पाप कर्तरी शुभ कर्तरी वो भी हम इसमें जोड़ सकते हैं, पर बेसिक यही है कि लगन शुभ हो, लगन पे शुभ ग्रहों की दृष्टियां हो, चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो, सूर्य अच्छी स्थिति में हो, अष्टमेश अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति दीर्घायु होगा ही होगा। तो कोई रोक नहीं सकता दीर्घायु होने से। और इनमें से जितने घटक कमजोर पड़ जाएंगे, जैसे लग्नेश कमजोर है, नीच राशि में 6-8-12 में है, चंद्रमा कमजोर है 6-8-12 में है, नीच राशि में है, सूर्य कमजोर है 6-8-12 में है, नीच राशि में है, नीच नवांश में है, नवांश भी हम इसमें और गहराई से देखें तो उतने ही प्रतिशत आयु कम हो जाती है। और इसको बहुत जगह लागू करके देखना, बहुत जगह देखा है मैंने। एक नजर में व्यक्ति का स्वास्थ्य और लॉन्ग लाइफ की बात करें तो 4 चीजों पे नजर चली जानी चाहिए, लगन, लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य। ये यदि पाप मुक्त है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बताइए। मेरी अभी जो एज है वो 30+ है, 30-31 ऐसे। और मेरा ठीक है। 8th हाउस में मतलब चंद्रमा नीच का है, 12th हाउस में सूर्य है, तो आयु फिर क्या होगी? अब केवल सूर्य चंद्रमा ही देखेंगे क्या आप, जैसा ओके। हम बात बात कर पाए हैं अभी तक? जी।
तो हम अपनी कुंडली पे ही लागू करते हैं मोस्टली, फिर परिवार वालों की भी करते हैं, यही जी रहता है ना पैटर्न। तो मैंने 4-5 चीजें बताई हैं, आप खुद टैली करना। और ज्योतिष तो ये कह रहा है देखिए कि 32 से और 40 तक अल्पायु है, जी समझ रहे हैं ना आप? तो आप जी अल्पायु के दायरे से अभी निकले नहीं है, और डरने जी की भी जरूरत नहीं है। जी डरने की जरूरत क्यों नहीं है? 40 से और 80 तक, 40 से यानी कि 32 से 64, 64 से और 40-80 तक फिर मध्यमायु बोलते हैं, और 80 से जो है ना 120 दीर्घायु खंड है पूर्ण। तो जी ये पैटर्न है। आज का जो व्यक्ति है वो 80 से तो पहले ही निपट लेता है लगभग, जी अधिकांश। लेकिन ये जरूर लागू रहेगा कि आपका यदि लगन का स्वामी मजबूत है, लगन कर्क लगन मजबूत है है। सर, कर्क लगन है और उसका स्वामी चंद्रमा 8th हाउस में है, वह कुंभ राशि मेरी बनती है। और बृहस्पति, मंगल और बुध फर्स्ट लगन में बैठे हुए हैं, 7th हाउस में शनि है। ठीक है, ठीक है। वो देखो इतना इतना विस्तार से एक व्यक्ति कुंडली पे नहीं, पर ये है कि आपका शुक्ल पक्ष में यदि जन्म हो, रात्रि में चंद्रमा अष्टम में है तो। दिन में है सर मेरा जन्म, सुबह 7:15 बजे। हाँ, 7:15 है, और कृष्ण पक्ष का जन्म है। जी हाँ, तो वो ठीक है। दिन में यदि जन्म है, कृष्ण पक्ष का जन्म है, तो चंद्रमा कहते हैं माता के समान रक्षा करता है, अष्टम में गया हुआ। और यदि जी रात्रि में यदि जन्म है, और जी रात्रि में जन्म शुक्ल पक्ष का जन्म है, तो व्यक्ति का चंद्रमा माता के समान उसकी रक्षा करता है। जी तो उसमें ये अरिष्ट भंग योग दिए हैं, अरिष्ट भंग योग जी हम उसमें लागू कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपको चंद्रमा नवांश में किस राशि में गया है ना, वो सर। चीज देखनी जी है। जी 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 और सूर्य कुंडली कितनी मजबूत है, यानी कि सूर्य किस राशि में गया है और किस नवांश में गया है ना। ठीक है। और जी जी हाँ, ये चीजें, ये घटक तीनों महत्वपूर्ण है। अष्टमेश भी देखेंगे फिर आप। कुंभ जी लगन है तो शनि जो है ना अपनी ही राशि में है आपका, जी है ना। जी कुंभ राशि में अष्टमेश कुंभ है, कुंभ जी अष्टम में है ना आपके, हाँ जी सर। तो आपका शनि सप्तम में है, जी तो वो अपनी ही राशि में, यानी कि अष्टमेश आयु का जो कारक है, आयु का जो मालिक है शनि, वो मजबूत है आपका, जी है ना। दो घटक है, लगन, लग्नेश और अष्टमेश, ये आयु के कारक हैं दोनों प्रबल। और जी दोनों कमजोर हो गए तो डेफिनेट है कि अल्पायु होगी। फिर चंद्रमा को भी देखेंगे, वो भी कहीं ऐसा ना हो, वो भी बचपन में मृत्यु का कारक चंद्रमा बनता है। जी चंद्र और बुध, चंद्रमा विशेष तौर पे पीड़ित होगा तो बालारिष्ट हो जाएगा, बचपन में ही मृत्यु के योग हैं। साथ में लग्नेश और अष्टमेश भी पीड़ित होने चाहिए। जी तो आयु के जजमेंट के लिए 4 चीजें हैं। शनि आयु का कारक है, जी लग्नेश, अष्टमेश और शनि, सूर्य और चंद्रमा, ये 5 हैं। पांचों अच्छे हैं, अच्छी पोजीशन है। 5 में से बेसिक क्या रहेगा? बेसिक रहेगा 5 में से लग्नेश, चंद्रमा, ये तो बेस है ही। जी फिर अष्टमेश और जी शनि 4, और फिर सूर्य, ये क्रम रहेगा। लग्नेश, चंद्रमा, लग्नेश, अष्टमेश, चंद्रमा जी, अष्टमेश, शनि सूर्य, और चंद्र और शनि। शनि, हाँ। सूर्य सबसे लास्ट में रहेगा। सूर्य जी हालांकि कमजोर हो तो आत्मिक बल थोड़ा डाउन रहेगा, लेकिन चंद्रमा दूसरे नंबर पे है, पहला लग्नेश, फिर चंद्रमा, फिर जो है अष्टमेश, फिर शनि और फिर जी सूर्य। तो जी ये उत्तरोत्तर क्रम से ये कम है, प्रबल रहते हैं पहले पहले वाले, और अच्छी जगह हो, अच्छी पोजीशन में हो, और जो स्थितियां मैंने बताई वो हो, तो हम आयु का निर्धारण कर सकते हैं मोटे तौर पर कि ये अल्पायु रहेगा, ये जी 32-40 सर। तक। और बालारिष्ट देखना है तो चंद्रमा को हम केंद्र में रखेंगे, चंद्रमा जितना कमजोर होगा ना, और लग्नेश। आचार्य जी, लग्नेश का द्वादश में जाना और अष्टमेश का लग्न में बैठना, क्या ये भी बीमारी कारक रहेगा? हाँ, रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दो स्थान बताए ना हमने, 6, 8, 12 है। एक तो पूरे सूत्र ये स्थान, भी तो है गुरुदेव कि लग्नेश सदा शुभ फल देता है, तो क्या द्वादश में जाके वो शुभ फलकारी नहीं रहेगा लगन का स्वामी? नहीं, आप दोनों अलग बातें होगी जो आप पूछ रहे हैं।
जी मेरा ना लग्नेश शुक्र द्वादश में है मंगल के साथ, और अष्टमेश गुरु लगन में है। मैं कुछ दिन से लगातार बीमार चल रहा हूँ जी। नहीं नहीं, ऐसा है, देखिए बीमार व्यक्ति कब होगा वो हम दशा पे बात करेंगे ना, तब करेंगे, है ना। दशा महाशनि, शनि की महादशा नवंबर से शुरू हुई है। हाँ शनि बिल्कुल, मेरा तो भाग्येश भी है और दशमेश भी है, तीसरे घर दस में बैठा है। ठीक है ठीक है, तो वो चीजें जो है ना वो दशा प्रकरण हम करेंगे, तब उसमें डिस्कस करेंगे। अभी तो हम बेस समझ लें, क्योंकि समय थोड़ा है एक हिसाब से, जी और जी सर। विषय विशाल है। जी ठीक है। भाग्यों से तो मेरा निवेदन है कि अपने प्रश्न आप नोट करके रखें, क्योंकि इससे विषय भंग हो जाता है बीच में। जब अंत में हम इस पर प्रश्नों का समय रखेंगे तभी हम पूछे सभी चीजें ना। ठीक है जी, नहीं धन्यवाद। भी समसामयिक है, बीच में भी कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में भी वो समय कम ही रहेगा, 15 मिनट प्रश्नोत्तर का। तो जी जी डिस्कस, पर चलो अपनी कुंडली पे एकदम लागू ना करें और एकदम भयभीत भी ना हो। जी ठीक। जी ज्योतिषी का काम है सामने वाले को भय मुक्त करना। जी और जैसे अभी ये बहन पूछ रही थी कि अष्टम में चंद्रमा चला गया है, तो वो क्या ऐसा है? तो ऐसा भी नहीं है, आप बचपन से निकल गए हैं तो चंद्रमा का तो ज्यादा परेशानी वहां नहीं है। लगन में चंद्रमा, लगन राशि, लगन कुंडली में, नवांश कुंडली में कहाँ है, और चंद्रमा अपने आप में भी चंद्र कुंडली का मालिक है। तो वो स्थितियां पेशेंस के साथ लागू करें तो ज्यादा जी सही सर। रहेगा। तो यहाँ चार थैंक पांच यू सर। चीजें हुई हैं। आयु को हमने देखना है, तो हम लगन, लग्नेश, अष्टमेश, शनि और सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य, इनको जरूर देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आयु साधन की कुछ विधियां भी दी हैं। मध्यम आयु, जैमिनी मत से जो आयु है, लग्नेश अष्टमेश है, शनि चंद्रमा को लेके, उनको भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके भी अच्छे परिणाम माने गए। जैमिनी की जो आयु साधन विधि है उसको, लेकिन प्रेफरेंस इसी मेथड को दे जो मैंने बताया, इस चीज को क्लियर करें। ये आपका ये बेसिक है, आधारभूत है ये पैटर्न, कि व्यक्ति का लगन, लग्नेश मजबूत हो, चंद्रमा मजबूत हो, ये दो घटक मजबूत हो तो बहुत बढ़िया रहता है। और इसके बाद तीसरी चीज है शनि पे, शनि मजबूत हो तो फिर आयु को कोई खतरा नहीं रहता व्यक्ति का। तो पहले भाव में बात करे थे, एक चीज जरूर देखें कि कई बार कुंडली तो बताती है बहुत नेगेटिव, बहुत पॉजिटिव, लेकिन हो रहा है नेगेटिव। उसका कारण क्या नोट किया मैंने अनुभव में, कि मूल नक्षत्रों में जितने ज्यादा ग्रह होंगे, लगन मूल नक्षत्र में हो, पहले तो एक बात पकड़ते थे कि चंद्रमा मूलों में है बस, तो मूल नक्षत्र हो गया, अच्छा फल नहीं रहेगा। लेकिन चंद्रमा के साथ साथ लगन भी मूलों में हो, लगन मूलों में हो वो भी अच्छा नहीं है, सूर्य मूलों में हो वो भी अच्छा नहीं। जितने ज्यादा ग्रह मूल नक्षत्रों में होंगे, व्यक्ति का जीवन संघर्ष में हो जाएगा, क्योंकि मूल नक्षत्र हैं अग्नि और जल राशि के नक्षत्र। जहां अग्नि और जल राशियां मिलती हैं, उस ज्वाइंट पे जो नक्षत्र आगे आगे और पीछे के आते हैं वो मूल नक्षत्र है। जैसे कर्क राशि का अंतिम नक्षत्र जल राशि है कर्क, सिंह राशि का पहला नक्षत्र अग्नि राशि है सिंह। वो दोनों नक्षत्र आश्लेषा और मखा वो मूल नक्षत्र हो गए, और वहां पे राशि और नक्षत्र एक साथ टूट जाते हैं, पूरे पूरे विभाजित हो जाते हैं, मतलब तो वो कमजोर रहती स्थिति वहां पे। दूसरी स्थिति है दो नक्षत्र अगले धनु और मकर के, वृश्चिक और धनु के, 8वीं और 9वीं राशि का अंतिम नक्षत्र, वो मूल नक्षत्र है ही ज्येष्ठा और मूल। और अंतिम है मीन राशि का आखिरी नक्षत्र रेवती, और मेष राशि अग्नि राशि का पहला नक्षत्र अश्विनी। तो ये मूल 6 नक्षत्र हैं। इनमें यदि ज्यादा ग्रह हैं तो वो संघर्ष देते हैं। और बचपन में यदि चंद्रमा मूलों में हो और एक आध दुष्प्रभाव लगनेश लगन पे हो, तो व्यक्ति जो है ना चिरंजीवी नहीं हो पाता है, अरिष्ट योग हो जाता है। तो उस चीज को जरूर देखें। इसके बाद बाल, युवा और वृद्ध ग्रह किस पोजीशन में है उस चीज को भी देखेंगे। शयन, पाणी आदि अवस्थाएं भी हैं ग्रहों की, वो भी देख सकते हैं। डिग्री को भी ध्यान में रखें, ग्रह युति, ग्रह दृष्टि, ये सब चीजें हम ध्यान में रखेंगे। राशि, नवांश और वर्गों में वो कितने वर्गों में शुभ वर्गों में गया है और कितनी जगह वो अशुभ पाप वर्ग में ग्रह गया है, वो चीज भी एक अच्छे ज्योतिषी के सामने क्लियर होनी चाहिए। तो ये 6-7 घटक हैं हर ग्रह के, और हर भाव के स्वामी के आपके पास एक चार्ट बन जाना चाहिए,
कि लग्नेश इतनी वर्गों में शुभ स्थान में गया है, इतने वर्गों में वो उच्च राशि में गया है, इतने में वो अपनी राशि में गया है। अधिकांश ग्रह, ज्यादातर ग्रह या फिर महत्वपूर्ण ग्रह अपनी उच्च राशि में होना, वर्गों में, वर्ग कुंडलियों में अपनी राशि में होना, अपनी मूल त्रिकोण राशि में होना अच्छे माने गए हैं, अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। तो लगन से हम व्यक्ति का साह, कद काठी, दुबला पतला, बातचीत का स्वभाव, स्वरूप आदि ये हम सब देख सकते हैं। वहां आने वाले इफेक्ट से भी हम ये चीजें जान सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, लगन का महत्वपूर्ण विषय था। और एक कुंडली का एक वजन हमें पता लग जाता है कि कितनी वजनदार कुंडली है, व्यक्ति कैसा है। अब हम बात करते हैं, 3 चीजें हमें फिर रिपीट करता हूं, पहले भी बताई थी। भाव, भावेश और भाव का कारक वो मजबूत होंगे तो वो भाव भी मजबूत होगा। अब दूसरे भाव पे हम बात करते हैं। फिर कुंडली का अगला क्रमिक भाव है धन भाव। और धन भाव, धन के लिए तो, बैंक बैलेंस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और वाणी का विचार भी इससे होता है, और नेत्र का विचार भी होता है, और मुख और दांत का विचार भी द्वितीय भाव से है। संयुक्त परिवार का विचार भी दूसरे भाव से है। तो ये सब चीजें दूसरे भाव से हैं। और महत्वपूर्ण सूत्र देखिए आप, सुनील जी कहते कुछ योग बताना गुरुजी। योग खुद टैली कर लें साथी कि व्यक्ति की वाणी कैसी होगी। दूसरे भाव में जो ग्रह बैठे हैं उससे हम व्यक्ति की वाणी का विचार कर सकते हैं। कई बार हमारे सामने कुंडली आती है, लगन पता नहीं, तो आगे पीछे हो सकता है, टाइम अंदाजे से बताते हैं, तो हम टैली करते हैं। टैली क्या करते हैं, कुंडली बना के एक आधे घंटे पहले की या आधे घंटे बाद की कुंडली बना के टैली करते हैं। जब लगन में डाउट हो तब तो धन भाव पे आप आ जाइए सीधा, और फिर देखिए, पूछ लीजिए सामने वाले से कि वाणी आपकी तीखी है, क्योंकि वहां क्रूर ग्रह बैठेंगे। क्रूर ग्रह दृष्टि होगी तो व्यक्ति की वाणी तीखी होगी, क्रूर राशि होगी तो वाणी में तीखापन रहेगा। खाने की आदतें पूछ सकते हैं आप, भोजन कैसा करते हैं आप, वहां जैसा ग्रह हो, ग्रहों के रस हैं। गुरु बैठेगा, गुरु की राशि होगी, व्यक्ति मीठा खाएगा, मीठा खाना पसंद करेगा। वहां क्रूर ग्रह हैं, शुक्र है तो शुक्र जो है ना खट्टा पसंद करता है, मंगल है तीखा पसंद करेगा, केतु है तीखा पसंद करेगा व्यक्ति, मंगल है, मंगल भी जो है ना मीठा व्यक्ति पसंद कर सकता है, मंगल को मीठा भी मानते हैं कुछ, और कुछ जो है ना, शनि है तो व्यक्ति शराबी हो सकता है। और इसके साथ और नियम भी हैं, केवल एक नियम पे न जाए, लेकिन मोटे तौर पर आदत पता करनी है खाने की और बोलने की शैली, वचन शैली। सूर्य होगा तो व्यक्ति की वाणी में एक प्रभाव होगा और आदेशात्मक लैंग्वेज होगी उसकी, और मंगल होगा तो वो भी झगड़ालू प्रकृति रहेगी वाणी की उसकी। गुरु होगा तो लक्ष्यदार बोलेगा, बहुत बढ़िया बोलेगा, सामाजिक ग्रह है गुरु सबसे। शुक्र होगा तो शुक्र भी बहुत बढ़िया ग्रह, शुभ ग्रह है। चंद्रमा होगा तो भी कोमलता होगी वाणी में। बुध होगा तो हंसी मजाक की वाणी होगी और विनोदी प्रकृति व्यक्ति की होगी। तो ये ग्रह कैसा बैठा है उस भाव में, वो वाणी और खान पान की आदत हम उससे देख सकते हैं, टैली भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं सामने वाले से कि आपको क्या लगता है, और उस आधार पर हम उसके लगन का निर्णय कर सकते हैं। ये उत्तर की पड़ताल करने की बात है। दांत के रोग, आरसीटी कंफर्म होगी। देखिए हर भाव से शरीर के अंग देखे गए हैं जो भारतीय ज्योतिष में। लगन में क्या आया था, लगन में चेहरा आया था, चेहरे की सुंदरता देखनी है और सिर में लगने वाली चोटें देखनी है तो आप लगन को देखेंगे, और फिर क्रम से नीचे उतरते रहेंगे। दूसरा भाव जो है ना, वो दूसरा भाव नेत्र का है। नेत्र के लिए और दांतों के लिए मुख में आरसीपी होनी है कि नहीं होनी। क्रूर ग्रह जहां भी बैठेंगे, ये एक नियम नोट कर लें विशेष तौर पे कि क्रूर ग्रह जहां भी बैठेंगे उस अंग में विकार करेंगे ही करेंगे। और 2 ग्रह यदि बैठ गए या दृष्टि आ गई 2 क्रूर ग्रहों की तो फिर डेफिनेट है। और मंगल यदि साथ में होगा तो चीरफाड़ होगी, वहां ऑपरेशन होगा ही होगा। तो ये विशेष नियम है। और अंग
बताया दूसरा भाव का अंग है नेत्र और मुख है, दांत है। दूसरे भाव से वहां क्रूर ग्रह बैठेंगे तो दांतों में समस्या आएगी, मुख में समस्या हो सकती है, नेत्र में समस्या हो सकती है। नेत्र के लिए शुक्र भी जिम्मेदार है। सूर्य, चंद्रमा दायां बायां नेत्र है और शुक्र भी जो है ना नेत्र पे प्रभाव देता है। लगन में या दूसरे भाव में या 12वें भाव में शुक्र का होना भी नेत्र रोग देता है, या शुक्र के साथ बुरे ग्रहों का प्रभाव हो तो भी नेत्र रोग हो सकते हैं। दूसरे भाव में या 12वें भाव में पाप ग्रह हो तो भी नेत्र रोग होंगे। और कब होंगे बात यहाँ आती है, वो दशा पे बात होगी। दशा जब भी आएगी उनकी, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, वो तब बात करेंगे हम, उस समय उनका प्रभाव विशेष तौर पर रहेगा। दूसरा भाव संयुक्त परिवार का भी है। आप कुंडली मिलान करते हैं, कुंडली मिलान करते हैं तो तुरंत दूसरे भाव को आप देख लीजिए एक बार कि जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, लड़की की या लड़के की, दूसरे भाव में यदि पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, क्रूर का अभिप्राय है मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, विच्छेद कारक ग्रह हैं ये। सूर्य भी क्रमशः क्रूर ग्रह माना गया है, तो वहां विच्छेद देंगे ये। पारिवारिक एकता नहीं रह पाएगी, संयुक्त परिवार नहीं रह सकता। परिवार शादी के बाद परिवार टूटने के योग रहते हैं। परिवार का मतलब माता पिता से अलग हो जाएगा व्यक्ति। तो दूसरे भाव में है पारिवारिक एकता के लिए खतरा है। जब भी दशा अंतरदशा आएगी तो ये समस्या रहेगी। तो ये लड़की की कुंडली हम देख रहे हैं, उसकी में भी ये चेक कर सकते हैं हिसाब से। लड़के की भी देख सकते हैं कि विवाह के बाद दूसरे भाव का इफेक्ट परिवार के संदर्भ में विवाह के बाद लागू होता है। तो विवाह के बाद परिवार संयुक्त रह पाएगा कि नहीं, कैसी रहेगी एकता, तो वो दूसरे भाव में परिवार क्रूर ग्रहों से हम देख सकते हैं। और दूसरा भाव अपने द्वारा कमाए गए धन का है। लगन का संबंध दूसरे भाव से हो, लग्नेश द्वितीयेश का संबंध बने तो व्यक्ति अपने द्वारा धन संपत्ति उपार्जित करेगा, खुद कमाएगा। यानी कि लग्नेश द्वितीय में हो, द्वितीय से लग्नेश का संबंध हो तो व्यक्ति अपने परिश्रम से धन अर्जित करेगा। धन के लिए एक और ध्यान रखें, जो दो भाव एक चीज के कारक हैं, जैसे दूसरा और 11वां दोनों धन के ही हैं, लाभ है, धन है, तो दोनों का संबंध होगा और संबंध अच्छी स्थिति में हो। जब भी हम संबंध की बात करेंगे तो 4 चीजें नोट कर लें। संबंध होना, दो ग्रहों का, दो भावियों का संबंध होना। जब भी संबंध की बात हो तो दोनों साथ बैठे हों। सबसे उत्तम संबंध तो है एक दूसरे की राशि में होना, वह उसकी राशि में हो और वह उसकी में, परस्पर एक दूसरे की राशि में होना प्रबल संबंध है। एक दूसरे को देखना दूसरा संबंध है। तीसरा है दोनों एक साथ बैठे हों, तो ये संबंध मुख्य माने गए हैं। और ये दूसरा और 11वां भाव दोनों ही धन के हैं। दोनों आपस में संबंध करें और संबंध पे शुभ दृष्टियां हो तो व्यक्ति को धन की कमी नहीं रहती। और दोनों 6, 8, 12 में ना हो, अच्छी स्थितियों में हो, जो अच्छी स्थितियां हम गिना चुके हैं, अपनी राशि में, उच्च राशि में, मित्र राशि में, अच्छे स्थानों पे हो, संबंध बनाए एक दूसरे से, संबंध शुभ ग्रहों की दृष्टियां इन पे हो, तो व्यक्ति को धन की कमी नहीं रहती। दूसरा, हम बार बार बहुत ही सूक्ष्म विषय है कि व्यवसाय क्या करेगा व्यक्ति, तो दूसरे भाव को आप ले लीजिए बस। अधिकतम प्राचीन ज्योतिषियों ने दूसरे भाव को ले लिया है कि वहां पे जो ग्रह बैठे हैं, जो ग्रह देख रहे हैं, वो उनके माध्यम से धनागम करवाएंगे। दूसरे में बुध है तो कैलकुलेशन ज्योतिषी बनेगा, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, जो भी बुध के अंतर, मास कम्युनिकेशन जो भी आती है वो बुध का है, गणित। और दूसरे में गुरु है तो व्यक्ति धार्मिक शिक्षा से, शिक्षक बन के, टीचिंग से, इन चीजों से निर्देशन दे के, न्यायाधीश बन के, गाइडलाइन दे के वो गुरु काम करेगा। शुक्र है कलाओं का है, जितनी कलाएं हैं, वस्त्र है, साज सज्जा है, सिनेमा घर, गीत संगीत है, शुक्र है वो। चंद्रमा जलीय वस्तुओं का कारक है, वो ये सब चीजें दी हुई है ग्रंथों में। दूसरे भाव में
दूसरे भाव का संबंध सूर्य से बने तो गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। दसम, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और शनि, ध्यान देंगे तीनों राजघराने के ग्रह हैं। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, शनि पुत्र है सूर्य का। तीनों का संबंध, तीनों में से किसी का भी संबंध 10वें भाव से हो या दूसरे से हो जाए तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जाने के अच्छे योग रहते हैं। शनि का संबंध दसम से हो, सूर्य का संबंध दसम से हो, चंद्रमा का संबंध दसम से हो, और ये तो एक मोटा सा हिसाब है। इसके साथ में और योग भी देखे जाएंगे, लेकिन संभावनाएं बढ़ती हैं संभावनाएं दूसरे भाव से हो जाए, क्योंकि धन का है दूसरा, तो ये चीजें बनती हैं और ये योग विशेष तौर पे बनते हैं। एक और विशेष बात है, दूसरे भाव में क्रूर ग्रह हैं तो पत्नी की मृत्यु जल्दी होती है, ध्यान देंगे। हालांकि सामान्य नियम है, विशेष ध्यान नहीं देते लोग इस तरफ। अष्टम भाव में क्रूर ग्रह हो तो जीवन साथी, अष्टम भाव में क्रूर ग्रह हो, दो चीजें हैं, अष्टम भाव में क्रूर ग्रह और द्वितीय भाव में क्रूर ग्रह। तो द्वितीय में क्रूर ग्रह हो तो भी जीवन साथी को खतरा हो सकता है डेफिनेट, और अष्टम भाव में क्रूर ग्रह हो तो भी, क्योंकि अष्टम और द्वितीय के परस्पर दृष्टि संबंध रहता है, तो दोनों ही कुटुंब, पारिवारिक सुख की बात जहां तक है जीवन साथी के लिए, क्योंकि सप्तम से अष्टम है द्वितीय, 7वें भाव से हम गिने तो अष्टम भाव है द्वितीय। द्वितीय में बुरे ग्रह होंगे तो जीवन साथी की आयु को कम करते हैं। वो कहते हैं कि पहले पति मरेगा या पत्नी, तो अष्टम द्वितीय भाव देख लीजिए आप कुंडली का, द्वितीय में क्रूर ग्रह हैं तो संभावनाएं बनती है कि जीवन साथी पहले जाएगा। तो ये विशेष विचार होगा। कुटुंब, वाणी, नेत्र, धन दौलत, दांत, वाणी, शैली, व्यक्ति की बातचीत करने का ढंग, देर से बोलेगा, गूंगा रहेगा, ये सब भी देखेंगे। तो भाव, भावेश और कारक को जरूर देखें आप। हम केवल द्वितीय भाव की बात करें, द्वितीय भाव का स्वामी किस स्थिति में है वो देखेंगे, और कारक कैसा है, कारक का अभिप्राय फिर वही है। वाणी की बात करेंगे तो बुध कैसा है, और यदि कुटुंब की बात करेंगे तो गुरु कैसा है। तो ये कारक जरूर देखें। भाव, भावेश और भाव कारक तीनों ही बढ़िया हो तो उस भाव का पूरा सुख व्यक्ति को मिलता है। कारक बदल जाते हैं, कारक फिक्स हैं, क्योंकि ग्रह गृह्णाति इति ग्रह, जो पकड़ते हैं वो ग्रह हैं, यानी कि विश्व की सारी वस्तुओं के कारक कोई ना कोई ग्रह है। तो कौन सी वस्तु किस ग्रह के अधिकार में है ये ग्रंथों में विस्तार से लिखा गया है। जैसे शनि है, शनि लोहे पत्थर का कारक है, पेट्रोलियम का कारक है, वाहन, शुक्र वाहन का कारक है, तो ये सब चीजें लिखी हुई है। तो धनागम कहाँ से होगा, किन कारकों के माध्यम से होगा, किन व्यक्तियों के माध्यम से होगा, वो सब द्वितीय भाव में बैठने वाले ग्रह वो दशा और दिशा निर्देश करते हैं। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे, और नेत्र का विचार भी इसी से है। तृतीय भाव की बात है, तीसरा भाव महत्वपूर्ण भाव है। सर, द्वितीय को मारक स्थान भी, हाँ जी बिल्कुल। द्वितीय और सप्तम, द्वितीय और सप्तम भाव जो है मारक स्थान भी है। मारक स्थान के बारे में अभी हम, क्योंकि तीसरा और आठवां जो है ना वो आयु भाव है ज्योतिष में, तीसरा भाव और अष्टम भाव आयु भाव है, और उनसे 12वां है ये दोनों। तो दूसरा और सातवां मारक भाव है, पर मारक भाव से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मारक भाव की एक भ्रांति को आप लोग दूर कर ले, मृत्यु का कालखंड आने पर ही मृत्यु होगी। यदि व्यक्ति की दीर्घायु है तो वो व्यक्ति 65-70 साल तक घबराने की उसको कोई जरूरत नहीं। मारक की दशा अंतर्दशा भले ही आती रहे, कोई नुकसान नहीं होगा, परेशानियां थोड़ी हो सकती है स्वास्थ्य को लेके और आर्थिक स्थिति को लेके, या कुछ मन में उलझन टेंशन रह सकती है उनकी दशा अंतर्दशा में, पर मृत्यु नहीं होगी। तो मारक का अभिप्राय मारने वाले लोगों से है, और वो तभी व्यक्ति तभी मरेगा जब आयु खंड पूरा होगा उसका। यदि दीर्घायु है तो उसको पहले विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनकी दशाओं में थोड़ी परेशानी व्यक्ति को जरूर रह सकती है।
दशांत गुरुजी। क्लियर है? हाँ जी सुनील जी। हाँ गुरुजी, हमारा जो प्रथम सत्र था उसका समय 2 बजे तक का था, तो क्या 15 मिनट का ठीक विश्राम है, ले लें? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं हम, और बाकी भावों पे विचार करेंगे। जो साथी नोट कर रहे हैं सपने वो नोट करते रहे। ठीक है। मेरा एक और आचार्य जी मैं एक प्रश्न पूछ 2:15 पे हम दूसरा सेशन लेंगे तब, और वो दूसरे सेशन के बाद हम प्रश्न लेंगे। जी बस एक बार मार्क भाव नहीं, पे एक ही बार था। वो अभी करेंगे, अष्टम भाव पे भी आएंगे, हम सप्तम पे भी आएंगे, मार्क पे भी विचार करेंगे। एक राउंड कुंडली का हम पूरा करके और फिर डिस्कस करेंगे, थोड़ा ज्यादा समय ले लेंगे डिस्कस के लिए। हाँ, कोई बात जी नहीं, जी सर, जी सर। हाँ जी ठीक है, जी फिर 15 मिनट के लिए हम, सुनील जी। हाँ, 2:15 पर हम फिर मिलते हैं। एग्जिट ना करें, जुड़े रहें, क्योंकि बार बार जुड़ने में फिर समय लगता है आपको। जी 2:15 पर फिर मिलते हैं। धन्यवाद।